ये भेड़िया धसान है। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं, कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाइए, उनकी जिंदगी का 90 से 95% बेकार ही जाने वाला है। अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे हैं, जो कभी काम नहीं आएगा जिंदगी में। तो आप ये अत्याचार मत करिए। फिर आप कहेंगे जी स्कूल तो सुबह ही चलते हैं, तो स्कूल वालों को मिलकर समझाइए कि बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को रखें। अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ना, ये स्कूल के मास्टर जी के पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, फीस आप दे रहे हैं। आप मिलकर कहेंगे तो स्कूल वालों को झक मार के सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो आपसे चल रहा है। आप स्कूल से नहीं चल रहे, स्कूल आपसे चल रहा है। आप लाखों रुपए उनको डोनेशन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं, तो उनको कहिए छोटे बच्चों के स्कूल कभी भी सवेरे नहीं होने चाहिए। 7 बजे से स्कूल चल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उनका स्कूल 11 बजे से 12 बजे से होना चाहिए। आप प्रयास करिए, सफलता मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अपना अलग स्कूल ही खड़ा कर दीजिए। हां, क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए? आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं, कोई करोड़पति से कम नहीं है। क्या मुश्किल है? एक स्कूल ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा। जी, हम आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे, हम बागवट के हिसाब से चलेंगे, हमारा बच्चों का स्कूल दोपहर को ही शुरू होगा। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है। जब से मैंने ये बातें मेरे मित्रों से शेयर की, हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं देश भर में, करीब 18,000, उनसे जब शेयर की तो उन्होंने कई कई जगह प्रयास किए, कुछ में सफलता भी मिली। स्कूल वाले मान गए, समझ गए, बागवट के सूत्र उनको समझाए तो वो मान गए। हां, बच्चों को, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है, उसके भी अपने बच्चे हैं, वो भी देख रही है, महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है, तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए, क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में हैं, तो डबल असर होगा। इसलिए सुबह उनको नींद अच्छी आएगी। सुबह नींद अच्छी आएगी तो उनको झकझोर के जगाइए मत। अब सुबह की नींद उनकी ठीक से आए, इसके लिए वो रात को जल्दी सोए, तो 8 बजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजिए। 8 बजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे। बच्चे तो जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं। तो आप 8 बजे के बाद टीवी को बंद करने का नियम डाल दीजिए। बच्चों में आदत पड़ गई नींद आने की 8 बजे, तो वो सोएंगे, भरपूर नींद लेंगे, सुबह 6 बजे तक उठेंगे, बहुत अच्छे से उठेंगे। फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। उनके मन में न चिड़चिड़ापन होगा, न गुस्सा होगा, न कोई नेगेटिव थॉट होगा, क्योंकि नींद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोजन। तो भरपूर नींद लीजिए या लेने दीजिए, क्योंकि वो कफ के असर में है। तो बच्चों की दिनचर्या में आप ये ध्यान रखिए कि 8 से 10 घंटे सोना कंपलसरी, एक बात। दूसरा, बच्चे कफ के प्रभाव में हैं, ये मैं बार बार कहूंगा आपसे ताकि याद रहे। बच्चे कफ के प्रभाव में हैं, और कफ का प्रभाव क्षेत्र जो है ना, वो जान लीजिए, हृदय से ऊपर और मस्तिष्क का अंतिम बिंदु, ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से ऊपर, यहां से ऊपर पूरा ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से नीचे नाभि तक ये पित्त का क्षेत्र है, और नाभि से नीचे पूरा ये वात का क्षेत्र है। तो बच्चे कफ के असर में हैं, तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे वो यहां से ऊपर वाले ही होंगे बचपन के। नाक बहेगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी आएगी, ये सब इसी एरिया के रोग हैं। तो भागवत जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें, बिगड़े नहीं उनका कफ। तो इसके लिए बच्चों की मालिश, उन्होंने एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द दिया, अभ्यंग मालिश। मालिश बहुत जरूरी है, बच्चों की मालिश बहुत ही जरूरी है। तेल मालिश, बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी है। वैसे तो सब माताएं करती ही हैं, अनजाने में वो एक बड़ा काम कर रही हैं। कफ को कम करने की जो दूसरी चीज बताई है भागवत ने, एक तो मैंने बताया नींद, जो कफ की विकृति को कंट्रोल में लाती है। दूसरी चीज जो कफ को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, वो है मालिश, घिसाई, रगड़ाई, ये कफ को कंट्रोल करती है। नींद के बाद हो गई मालिश, तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है। तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर आते हैं, तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए। अब भागवत जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे, वो प्राणायाम ना करे,
योग आसन भी ना करे। ध्यान रखिए इस बात को। भागवती जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम, ना तो आसन, ना तो प्राणायाम, उसके लिए है मालिश, रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के। ठीक है, तो मेरी आपको विनती है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए। कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के वो रामदेव जी का चल रहा है, चल तू भी कर, उसके लिए नहीं है ये। व्यायाम, योग, प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली, पित्त वालों को सबसे ज्यादा, कफ वालों को बिल्कुल नहीं। योग, प्राणायाम, आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं, वात वालों को थोड़ा, पित्त वालों को सबसे ज्यादा। यह है सूत्र भागवत जी। तो बच्चों को मत प्रेरित करिए कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी एक्सरसाइज करो। उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये एक्सरसाइज जितनी कम हो उतना अच्छा। मालिश करिए उनकी, भरपूर मालिश करिए। अब तीसरी बात, तीसरा सूत्र, बच्चों की मालिश कहां करें जी? पूरे शरीर में करें, पूरे शरीर में करिए। लेकिन भागवती जी कहते हैं कि कफ का असर कहां है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, छाती से लेके ऊपर तक। तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिश ज्यादा करिए ताकि कफ थोड़ा शांत रहे। तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूं, बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। सिर, ये ऊपर का हिस्सा, धीरे 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 तेल लगा के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। तो मालिश किससे करेंगे? तेल से। तेल जो है कफ नाशक है, तेल जो है ना कफ नाशक है। तो सिर की मालिश करेंगे, छोटे छोटे छिद्र हैं, तेल इससे अंदर जाएगा, कफ को सामान्य रखेगा। तो कफ के प्रभाव में बिगड़ेंगे नहीं बच्चे, माने गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। तो बच्चों के सिर की मालिश बहुत जरूरी है, सिर की मालिश। दूसरा, वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा स्थान है, एक तो सिर हुआ, दूसरे है कान। ये कान है ना, ये कफ के स्थान है। तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कान की मालिश कैसे करें? बस तेल लगाइए, हाथ में ऐसे ऐसे घुमाइए, फिर उल्टा घुमा दीजिए, फिर ऐसे घुमा दीजिए, और थोड़ा तेल कान में डाल के रखिए उनको, क्योंकि कफ का स्थान है कान। तेल डालते ही कफ शांत होगा। तो हमारी पुराने जमाने की जो माताएं हैं, वो रोज बच्चों को कान में तेल डालती थी, वो अनजाने में बहुत बड़ा वैज्ञानिक काम करती थी। देखा ना पुराने जमाने की माताओं को। आज के जमाने की माताएं तो कहती चिपचिपा है तेल, तेल चिपचिपा है तभी तेल है, नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो पुराने जमाने की माताएं बच्चों को बराबर कान में तेल डाल के रखती थी। तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालिए। फिर आप बोलेंगे जी कौन सा तेल? तो इसमें भागवती जी सूत्र दे रहे हैं कि आप जहां रह रहे हैं उसके हिसाब का तेल। आप चेन्नई में रह रहे हैं, चेन्नई भारत के गर्म इलाकों में है, गर्म इलाकों में ठंडा तेल अच्छा, तो सबसे ठंडा तेल नारियल का तेल है। तो चेन्नई में रहने वालों को नारियल के तेल की मालिश, नारियल का तेल ही खाना। अब आप बिहार में जाएंगे और मैं वहां कर आकर आपको कहूंगा, तो कहूंगा जी आप नारियल का तेल बिल्कुल मत खाओ, मालिश भी मत करो। मैं कहूंगा सरसों का तेल खाओ, उसी से मालिश करो। और जो आप और उधर चले गए हरियाणा पंजाब की तरफ, तो मैं ही आकर आपसे कहूंगा जी आप ये छोड़ो, आप तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो या तिल का तेल इस्तेमाल, एरिया के हिसाब से। तो मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं कि आप नारियल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, उसको भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की नियमित मालिश सिर की, कान की होती रहनी चाहिए। और तीसरी चीज, आंखें। आंखें जो है ना कफ का ही केंद्र है। सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर, दूसरे नंबर पे कान, तीसरी आंख। आंख कफ का केंद्र है, और आंख के ज्यादा रोग, 99% रोग कफ के रोग हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, आंख में आप बोलते हैं कि हमको कैटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है। मोतियाबिंद हो गया, कफ का रोग है। ग्लूकोमा हो गया, कफ का रोग है। आंखें लाल हो रही हैं, कफ के प्रभाव। तो आंखों की विशेष देखभाल बच्चों की, ताकि चश्मा ना लगे, अब चश्मा ना चढ़े। अब आंखों में क्या करें जी? कफ को कंट्रोल करने, तेल नहीं डाल सकते आंखों में, क्योंकि तेल और आंखों का मेल नहीं है। आंखों में हमेशा एक फ्लूइड रहता है, तेल में डालें माने तेल उस फ्लूइड में गया तो गड़बड़ करता है। तो आंखों के लिए घी ठीक है, देशी गाय का घी।
तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आंखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है। लेकिन आप देशी गाय के घी को उपलब्ध नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर भागवत जी कह रहे हैं कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज है, वो है काजल। काजल माने कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आंखों में काजल होना ही चाहिए। भागवत जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सौवीर अंजन, उसको कहें काजल, सौवीर अंजन, बहुत सुंदर शब्द है। और भागवत जी इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसकी पूरी विधि भी लिख के गए कि बच्चों के लिए जो सौवीर अंजन बनाना है वो कैसे बनेगा। उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूध और दारू हल्दी। दारू हल्दी देखा, जारू हल्दी, एक हल्दी और एक दारू हल्दी। तो दारू हल्दी, गाय का दूध, गाय का घी, ऐसी 5-7 वस्तुओं से बनता है। पूरी विधि किताब में है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। तो बच्चों को नियमित रूप से आंख में काजल, क्योंकि कफ को शांत करे, कान में तेल, सिर पर तेल की मालिश, ठीक है, ये 3 चीजें उनके लिए बहुत आवश्यक है। फिर आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में भागवत जी कहते हैं दूध सबसे आवश्यक। दूध, बिना दूध के बच्चों का जीवन नहीं, दूध तो उनके लिए सबसे आवश्यक। दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है, वो है मक्खन। मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी। और फिर तीसरी चीज है घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधारण चीजें खा रहे हैं। गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही हैं, घी है देशी गाय का, दूध है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीजें। तो ये बच्चों के भोजन में नियमित। अब गुड़ जो है ना, कई फॉर्म में खा सकते हैं बच्चे। सीधे गुड़ खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी खा सकते हैं, चिक्की जिसको आप कहते हैं, तिल में हो तो बहुत अच्छा, मूंगफली में है तो भी चलेगा, नहीं तो चने में खा सकते हैं। तो बच्चों के डेली डाइट में ये चीजें रहनी चाहिए, गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए, मूंगफली रहनी चाहिए। ये सब चीजें जिनको आप महसूस करते हैं ना भारी हैं, ये कफ को संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो भारी चीजें बच्चों को नियमित रूप से दीजिए। एक ही चीज का निषेध है, एक ही चीज का निषेध बताया भागवत जी ने, पतला आटा। अब पतला आटा उन्होंने कहा है, पतला आटा माने बारीक आटा। इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं, क्योंकि आज वो चीज है भागवत के जमाने में नहीं थी। मैदा, मैदा ही निषिद्ध है बच्चों को, बस मैदे की चीज नहीं। अब मैदे की चीज नहीं क्यों? क्योंकि ये कफ को बिगाड़ने वाली चीज है मैदा। बाकी चीजें कफ को संतुलित रखती हैं, मैदे की चीजें कफ को बिगाड़ेंगी। तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें। अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगे तो आटे की बना के दें, मैदे की ना दें। अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें, तो समोसा मांगेंगे तो आटे का समोसा दें। मैदे की कचौरी ना दें, कचौरी मांगेंगे तो आटे की दें। मैदा छोड़कर बाकी चीजों के बारे में भागवत जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं। अब मालिश हो गई, भोजन हुआ, फिर नहाने के लिए कहा है, तो मालिश पहले, स्नान बाद में। हमेशा स्नान के बाद मालिश करने को मना किया है, स्नान बाद में, मालिश पहले। तो अच्छे से मालिश करिए। आप बोलेंगे जी कितनी देर मालिश करें? तो इसके लिए बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। बच्चों की मालिश करते समय जब उनकी बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। घड़ी के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने कि 10 घंटे करें कि 20 घंटे, 40 मिनट, या समय उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हर बच्चे के लिए वो अलग होगा। तो उन्होंने इतनी सुंदर ऑब्जर्वेशन दिया कि जब आप मालिश कर रहे हैं, बच्चे की बगल में पसीना आ गया तो मालिश बंद करें, बगल में पसीना आते ही। और वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बगल